बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 64, जिसमें हम पढ़ेंगे जो एएसओ टाइटर्स होते हैं। एएसओ टाइटर टेस्ट हम रिमेटिक फीवर के लिए कराते हैं। रिमेटिक फीवर एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है। ये ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की इन्फेक्शन के बाद जो फ्रेंजाइटिस होता है उसके 1 से 4 हफ्ते के बाद आपको रिमेटिक फीवर डेवलप हो सकता है। ज़्यादातर ये 5 से 15 साल के बच्चों के अंदर होता है। इसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की एम प्रोटीन्स के अगेंस्ट, और फिर ये एंटीबॉडीज बाद में आपकी कार्डिक एंजाइम्स के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। इसमें हमें एस्कॉफ बॉडीज मिलती हैं। एस्कॉफ बॉडीज आपकी पैथोग्नोमिक होती हैं रिमेटिक फीवर के लिए और कैरेक्टरिस्टिक लीजन्स होती हैं। एस्कॉफ बॉडीज के अंदर आपके एस्कॉफ सेल्स होते हैं और साथ आपके एनिट्सको सेल्स होते हैं। 2 तरह के सेल्स हैं और साथ आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो एस्कॉफ सेल्स होते हैं वो आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स होते हैं और जो आपके एनिट्सको सेल्स होते हैं वो आपके एनलार्ज्ड मैक्रोफेजेस होते हैं। अभी जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स हैं इनको एनलार्ज मैक्रोफेजेस ने सराउंड किया हुआ था, मतलब कि आपके एस्कॉफ सेल्स को एनिट्सको सेल्स ने सराउंड किया हुआ होता है और साथ टी लिम्फोसाइट्स ने भी सराउंड किया हुआ होता है आपके एस्कॉफ सेल्स को। रिमेटिक फीवर के क्राइटेरिया के अंदर मेजर क्राइटेरिया आते हैं और माइनर क्राइटेरिया आते हैं। इसका निमोनिक है जॉन्स कैफे पैल। जो जॉन्स है वो इसका मेजर क्राइटेरिया है और जो कैफे पैल है वो इसका माइनर क्राइटेरिया है। जॉन्स में आता है जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, ओ से आपका मायोकार्डाइटिस आपको डेवलप हो गया है, एन से आते हैं आपके नोड्यूल से सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स डेवलप हो गए हैं, ई से आता है आपको एरिथेमा मार्जिनेटम है और एस से आता है सेडेनम स्कोरिया है। अब माइनर क्राइटेरिया के अंदर आपका कैफे पैल आता है। सी से होगा सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ए से आर्थ्रेल्जिया होगा। पी से आता है आपको, एफ से आता है आपको फीवर हो जाता है और ई से आपका एलिवेटेड हो जाता है, ESR आपका इंक्रीज कर जाता है। पैल में आएगा पी से प्रोलॉन्ग PR इंटरवल हो जाता है। ए से आपको एनेमनेसिस ऑफ रिमेटिज्म होगा। एनेमनेसिस का मतलब होता है कि आपको पहले भी ये हो चुका है, जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री जो होती है दैट इज एनेमनेसिस। एल से आता है ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है। डायग्नोसिस हम ऐसे करते हैं कि एक तो हम थ्रॉट कल्चर कराएंगे अगर वो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए पॉजिटिव है, साथ हम एएसओ टाइटर्स कराते हैं, वो आपके एएसओ टाइटर्स आपकी पॉजिटिव आती हैं, रेस्ड आते हैं, और इसके साथ आपके या तो 2 मेजर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं या फिर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो तब रिमेटिक फीवर होता है। अब रिमेटिक फीवर के निमोनिक्स में दिया, MCQs में दिया हुआ है जो एसओ टाइटर्स होते हैं वो अब रिमेटिक फीवर के लिए कराते हैं। अब MCQ के अंदर दिया हुआ था टिपिकल पिक्चर दी हुई थी रिमेटिक हार्ट डिजीज़ की और साथ मैकेनिज्म पूछा हुआ था जो इम्यून डेपोजिशन का होता है। इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आपके टिश्यूज़ के अगेंस्ट। रिमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं टिश्यूज़ के अगेंस्ट। अगर तो एक ऐसा पेशेंट है जिसको रिमेटिक डिजीज़ भी है और साथ एंडोकार्डाइटिस भी है, तो उसकी लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस के लिए, रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम उसको बेंजीन पेनिसिलिन देते हैं। तो यहाँ पे कि ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम पेनिसिलिन देते हैं रिमेटिक फीवर में। अब या रिमेटिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स को हम पेनिसिलिन देते हैं, बेंजीन पेनिसिलिन देते हैं लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस के लिए। अब एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल थी, एक्यूट रिमेटिक फीवर उसको था और उसकी सडन डेथ हो गई, तो कॉज ऑफ डेथ जो है वो मायोकार्डाइटिस होगी। मायोकार्डाइटिस की वजह से मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की रिमेटिक फीवर वाले बच्चों के अंदर मायोकार्डाइटिस। अब आगे हम पढ़ते हैं एंडोकार्डाइटिस में। अब जो एंडोकार्डाइटिस होता है सबसे पहले दिया हुआ है कि आपका एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है, एक आपका सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है, एक नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है, एक लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस होता है। जो IV ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उसके अंदर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है या बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है जो कि स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है। अब जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है वो स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है 50% केसेस के अंदर। ये आपके ट्राइकस्पिड वाल्व को इन्वॉल्व करता है। इसका निमोनिक होता है ट्राई ड्रग्स। ट्राई का मतलब है कि ट्राइकस्पिड वाल्व एंडोकार्डाइटिस IV ड्रग एब्यूजर्स में 2 होता है। IV ड्रग एब्यूजर्स के साथ एसोसिएटेड होता है ट्राइकस्पिड वाल्व एंडोकार्डाइटिस। जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है इसमें आपके स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होता है मोर देन 50% केसेस के अंदर। जो सब एक्यूट है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से हो रहा है, जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है वो स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से हो रहा है। जो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होता है। ये ऐसे टाइप का एंडोकार्डाइटिस होता है जिसमें जो कि एसोसिएटेड होते हैं उन पेशेंट्स के साथ जिनको या तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है या उनको प्री एग्जिस्टिंग वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है या उन रिमेटिक ओरिजिन की भी हो सकती है या फिर उनका कोई उन्होंने डेंटल प्रोसीजर कराया। डेंटल प्रोसीजर के बाद भी आपको सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होगा। ये उन लोगों के अंदर होता है जिनको या तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो या उनको पहले से कोई ना कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो, रिमेटिक ओरिजिन की भी होती है ज़्यादातर, या जिनको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ डेवलप हो जाती है उनके अंदर सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है या फिर डेंटल प्रोसीजर्स के बाद सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। उसके बाद आता है नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जिसको मेरेंटिक या थ्रोम्बोटिक भी कहते हैं, जो कि या तो मैलिग्नेंसी की वजह से होता है या हाइपरकोगुलेबल स्टेट की वजह से या फिर ल्यूपस की वजह से हो सकता है। उसके बाद आता है लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। जो लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस है वो SLE के साथ एसोसिएटेड होता है। जो बाकी फॉर्म्स होती हैं वो आपके स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से, गैलोलिटिकस जो होता है वो कॉलन कैंसर के अंदर एसोसिएटेड होता है, और स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस का जो एंडोकार्डाइटिस होता है वो प्रोस्थेटिक वाल्व्स के अंदर होता है। अगर आपका प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स होंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस की वजह से आपको एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है, और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस
में एंडोकार्डाइटिस उन लोगों को डेवलप होगा जिनको कॉलन का कैंसर होता है। अब एक पेशेंट है वो ओपीडी के अंदर आया है, उसको बुखार हो रहा था पिछले 7 दिनों से। एग्जामिनेशन के ऊपर स्किन के ऊपर आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, नेल बेड के ऊपर हेमरेजेस नजर आ रहे हैं बोथ हैंड्स के अंदर, और उसको ग्रेड 4 डायस्टोलिक मर्मर नजर आ रहा है। पिछली हिस्ट्री उसकी बिल्कुल अनरिमार्केबल है, तो पेशेंट को क्या होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपको नेल बेड के ऊपर हेमरेजेस नजर आते हैं जिनको हम स्प्लिंटर हेमरेजेस कहते हैं। स्किन के ऊपर आपको स्पॉट्स भी नजर आते हैं और इसमें साथ आपको ग्रेड 4 डायस्टोलिक मर्मर भी मिलता है। लॉन्ग सिनेरियो दिया हुआ था, पेशेंट जिसकी पुअर डेंटल हाइजीन है, साथ उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया, लेकिन पेशेंट जो वो एलर्जिक है पेनिसिलिन से, तो प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन हम क्या देंगे, हम उसको वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन देंगे। अगर तो पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो फिर आपने वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन देना होता है। प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस वो पेशेंट जिनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया। अब एक नॉन केस था रिमैटिक माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस का, उसको फीवर डेवलप हुआ, उसकी बॉडी में लैस्टिट्यूड बॉडी एक हो रहा है टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद, टूथ एक्सट्रैक्शन कराई, उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है और उसको फीवर डेवलप हो गया है, और वो पहले से ही उसको रिमैटिक माइट्रल वाल्व की स्टेनोसिस भी थी। तो अब उसको क्या डेवलप हो जाएगा, उसको सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस सब सस्पेक्टेड है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो या पहले से वाल्व्स की कोई डिजीज हो तो उसके अंदर सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, और डेंटल प्रोसीजर के बाद भी ज़्यादातर सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस ही होता है। तो जो मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म हमें ब्लड कल्चर के ऊपर मिलेगा वो हमें मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। जो लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस होता है वो आपके एओर्टिक और माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व करता है। लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस आपके एसएलई वाले पेशेंट्स के अंदर होता है और ये एओर्टिक और माइट्रल वाल्व दोनों को इन्वॉल्व करता है। नोट, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है वो ज़्यादा आपके माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व करता है एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व। इसका निमोनिक याद रख लें MA, ठीक है। MA 2 वाल्व्स को इन्वॉल्व करता है आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, माइट्रल वाल्व को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व। जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो भी इन्वॉल्व होता है मोर देन 50% केसेस ऑफ एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो IV ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो स्टैफिलोकोकल की इन्फेक्शन की वजह से जब एंडोकार्डाइटिस होता है या जो IV ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उसके अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्व होगा, लेकिन वैसे आपका माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है सबसे ज़्यादा और सेकंड पे आपका एओर्टिक वाल्व इन्वॉल्व होता है। अब जो मोस्ट कॉमन वाल्व एंडोकार्डाइटिस के अंदर यूज होता है, इन्वॉल्व होता है IV ड्रग यूजर्स के अंदर, वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब पेशेंट है उसको जॉइंट पेन हो रहा है, एक्सरे के ऊपर आपको लार्ज सिलॉट नजर आ रहा है हार्ट का। इन चाइल्डहुड उसको रिकरेंट अटैक्स हुए हैं फ्रेंजाइटिस के ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप के, ठीक है। कौन से वाल्व ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होगा। अभी किस तरह से हमें पता चला कि बचपन में उसको बार बार जो है ना वो फ्रेंजाइटिस भी हुआ ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से, तो इसका मतलब है कि उसको रिमैटिक हार्ट डिजीज डेवलप हो गई होगी, तो उसका माइट्रल वाल्व सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। जो कॉमन कॉज है नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की, वो टर्मिनल कैंसर पेशेंट होते हैं, जो बिल्कुल जिनको एंड स्टेज या स्टेज 4 का कैंसर होता है उनके अंदर नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स के अंदर नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है, ये कॉमन कॉज है। जो कॉज होती है लिबमैन्स थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस की, वो SLE है। लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस आपका SLE वाले पेशेंट्स के अंदर होता है, नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस नियोप्लाज वाले पेशेंट्स में मिलता है। अब एक लॉन्ग सिनेरियो दिया हुआ था स्कूल टीचर का जिसकी डेथ हो गई जब उसको डायग्नोज हुआ कि उसको एंडोकार्डाइटिस है और साथ उसकी लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हुई थी उसके कार्डिक टिश्यूज की। तो कॉक्सेकी वायरस की वजह से भी आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है आपके कार्डिक टिश्यूज की और आपको एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। कॉमन कॉज क्या होती है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करा रहा था। जो आपका स्टैफिलोकोकस ऑरियस था वो आपका एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करा रहा था, और जो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस था वो प्रोस्थेटिक वाल्व्स के अंदर कराता है। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस आपके कॉलन कैंसर के अंदर कराता है एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है कि कॉमन कॉज क्या होती है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ड्रग एडिक्ट के अंदर एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, IV ड्रग अब्यूजर्स के अंदर ड्रग एडिक्ट के अंदर एक्यूट एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व को इन्वॉल्व करेगा। अब एक पेशेंट उसके डैमेज हार्ट वाल्व्स हैं, उसको एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया है और मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होगा। हमने पहले ही पढ़ा था जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होता है और वो आपके ऑलरेडी डैमेज हार्ट वाल्व्स वाली कंडीशंस के अंदर होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, हमने ब्लड कल्चर कराना होता है। अब एक 20 ईयर ओल्ड रिमैटिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज वाला पेशेंट है जिसको लो ग्रेड फीवर डेवलप हुआ है पिछले 2 हफ्तों से, साथ उसको पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको मिल रहा है और उसको स्प्लीनोमेगैली भी हुई है, क्लबिंग भी हुई है। ट्रीटमेंट क्या होगा, हमने इंजेक्शन पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन देना है। जब भी एक पेशेंट हो जिसको पहले रिमैटिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज थी, अब उसको फीवर डेवलप हो गया, साथ आपको मर्मर और स्प्लीनोमेगैली मिले,
पैन सिस्टोलिक मर्मर आपको मिल रहा है, स्प्लीनोमेगैली मिल रही है, क्लबिंग हो गई है, तो हम क्या इंजेक्शन देंगे, उसको हम पेनिसिलिन देंगे और साथ हम जेंटामाइसिन देंगे। अब एक 54 ये ओल्ड मैन है, डेंटल क्लिनिक के अंदर आया, उसको टूथेक हो रहा था, ही हैज़ पुअर डेंटल हाइजीन, और उसको एडवाइस किया कि वो डेंटल एक्सट्रैक्शन करा रहे अपने मोलर टूथ की। अब हिस्ट्री दी थी रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की और उसका प्रोस्थेटिक एओर्टिक वाल्व भी था, तो पेनिसिलिन से एलर्जिक भी है, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस के लिए। अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको पुअर डेंटल हाइजीन और आपने डेंटल एक्सट्रैक्शन करानी है, तो आप इसकी प्रोफिलैक्सिस के लिए मुझे कौन सी ड्रग्स देंगे। हम वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं। नॉन केस है रूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस का, उसको फीवर डेवलप हो गया, लैस्टिट्यूड है, बॉडी एक हो रहा है, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया है कि उसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया, तो जो मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म हमें ब्लड कल्चर को पे मिलेगा वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होगा। जो कि नॉन थ्रोम्बोटिक बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है वो टर्मिनल न्यूप्लाज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। लार्ज फ्राइबल वेजिटेशन हमें मिलती हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। लार्ज फ्राइबल वेजिटेशन हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलती हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होती है। मोस्ट कॉमन कंडीशन जो कि आईवी ड्रग एब्यूजर्स के अंदर होते हैं वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उनको डेवलप हो जाता है। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है आईवी ड्रग एब्यूजर्स को, जिसमें ट्राइकास्पिड वाल्व उनका इन्वॉल्व होता है। अब एक पेशेंट है, उसको बुखार हो गया, मलेज है, एनीमिया है, वेट लॉस हो रहा है काफ़ी हफ्तों से, और स्प्लीनोमेगैली भी हो गई है और साथ स्प्लिंटर हेमरेजेस मिल रहे हैं, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे। जब भी आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोज करना है तो उसके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो हम ब्लड कल्चर कराते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है आपके इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का वो ब्लड कल्चर होता है। डिफरेंस क्या होता है, एक फीमेल पेशेंट है, उसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, ठीक है, पेशेंट एट रिस्क है कि उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो सकता है, तो विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अगर पहले से उसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो और उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क हो तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व होगा। अब एक फीमेल पेशेंट है, उसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, अब वो आईयूसीडी इंसर्ट करा रही है, ठीक है, वो चाहती है कि उसका आईयूसीडी इंसर्ट करा दे। कौन से बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करा सकते हैं, तो एंटेरोकोकस फेशियालिस, ठीक है। अगर तो आईयूसीडी की इंसर्शन होगी तो आईयूसीडी की इंसर्शन की वजह से आपको एंटेरोकोकस फेशियालिस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराएगा। लेकिन अगर वैसे वमेन है जिसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, उसमें जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होता है। लेकिन अगर आईयूसीडी आपने इंसर्ट कराई है तो उसके बाद जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस फीमेल वुमेन्स के अंदर हो सकता है, जिनको नॉन वेल्वुलर हार्ट डिजीज भी है, उनको एंटेरोकोकस फेशियालिस की वजह से हो सकता है। अब मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर इन्वॉल्व होता है ना, आपको स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस आपका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराता है, और ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स हैं जिनको पहले से वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो, या फिर वो पेशेंट जिनने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराता है। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है ना, ये मोर देन 50% केसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, और जो स्टाफ ऑरियस होता है वो 50% केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए जो मोस्ट कॉमन है ना वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। और मोर्टेलिटी में सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपका स्टाफ ऑरियस है, मॉर्टल जो है ना वो ज़्यादा स्टाफ ऑरियस है, 30% मोर्टेलिटी आपके स्टाफ ऑरियस की। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की मोर्टेलिटी 5% होती है। अब करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है, आपका वाल्व डैमेज होता है, फिर वहाँ पे थ्रोम्बस बनता है, फिर परफोरेशन होती है, और फिर एम्बुलाई बनेगा, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर सीक्वेंस होता है ना वो आपका DTBP होता है। तो पहले डैमेज वाल्व होगा, फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, D से डैमेज वाल्व, T से आपके थ्रोम्बस फॉर्मेशन, फिर B से आपकी क्या होगी, बैक्टीरियमिया होगा, P से परफोरेशन होगी, और फिर आपका एम्बुलाई बन जाएगा, ठीक है। DTBPE कर लो कि सबसे पहले डैमेज वाल्व होगा, D से, फिर T से आपको थ्रोम्बस बनेगा, फिर B से बैक्टीरियमिया होगा, आपके ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया सारा फैल जाएगा, फिर आपको परफोरेशन डेवलप हो जाएगी, और E में आपको एम्बुलस बन जाता है।